फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता। तो मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बता रही थी। तो इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आपको जो बहुत डिफ़िकल्ट एंडोमेट्रियोसिस सर्जरीज़ होती हैं उसके बारे में बताऊंगी, वन। सेकंड, मैं आपको स्टेज 3 स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में आईवीएफ में हम क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और तीसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी पेशेंट सिवियरिटी ग्रेड में ज़्यादा होते हैं उनके आईवीएफ आउटकम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी अगर ज़्यादा मेजर होती है, जिसके अंदर यूरिन का पाइप इन्वॉल्व होता है, वो नैरो हो जाता है, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग। तो जब भी इस तरह का पेशेंट होता है जिसके अंदर इस तरह के इश्यूज आते हैं, उन केसेस में हम एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज़ जितना भी अंदर डैमेज कर चुकी है, उस एंडोमेट्रियोसिस का डैमेज जो है उसको रिलीज़ करते हैं। जो यूरेटर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होने वाले फाइब्रोसिस में फंस जाता है, नैरोइंग हो जाती है, उस यूरेटर को हम रिलीज़ करते हैं। और बहुत कॉमनली इस तरह के पेशेंट्स में जो यूरेटर, जो किडनी की पाइप है, उसका हमें री इम्प्लांटेशन, मतलब किडनी होती है उसमें से जो पाइप निकलता है वो पेशाब की थैली मतलब ब्लैडर में जाके जुड़ जाता है। जब वो जो पाइप होती है अगर वो नीचे से बीमारी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उस हिस्से को हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, और जो बची हुई पेशाब की पाइप है उसको हम डायरेक्टली पेशाब की थैली से जोड़ देते हैं, जिसको कि साइंटिफिकली यूरेटरिक री इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ऐसी सर्जरी जो सिवियर केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है उनमें करनी पड़ती है। अगर पेशेंट वो सर्जरी नहीं कराते हैं तो उन लोगों को कई बार अपना किडनी लूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से किडनी धीरे धीरे ख़राब होने का, उसमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब थर्ड होता है ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि हाँ डेफिनेटली अब इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। इस तरह के पेशेंट्स की सर्जरी और उसको कंप्लीट क्लियरेंस करने के लिए मेरे यहाँ पर मैं यूरोलॉजिस्ट और जीआई सर्जन को इन्वॉल्व करती हूँ। वो लोग मेरी हेल्प करते हैं पेशेंट को इस तरह की मेजर सर्जरी में अच्छे आउटकम्स देने के लिए। अब जब हम एंडोमेट्रियोसिस के अंदर यूरेट्रिक री इम्प्लांट करते हैं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ब्लैडर के अंदर इम्प्लांट्स होते हैं, और जो जिस हिस्से में ब्लैडर में इम्प्लांट होता है उस हिस्से को हम निकाल देते हैं और ब्लैडर को मतलब पेशाब की थैली को वापस जोड़ देते हैं। अब आता है इंटेस्टाइन का नंबर। इंटेस्टाइन के अंदर जो एंडोमेट्रियोसिस है वो कॉमनली सिग्मोइड कोलन और रेक्टम में देखा जाता है, और बहुत तरह की सर्जरीज जो होती हैं वो रेक्टम और सिग्मोइड कोलन में की जाती हैं, जिसको कि डिस्कॉइड एक्सिशन या सेगमेंटल रिसेक्शन कहा जाता है। अगर एक छोटा सा हिस्सा खराब है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से तो उसको एक डिस्क के आकार में कुछ डिवाइसेस आते हैं स्पेशल, उनसे निकाल लिया जाता है, और जिस हिस्से को, जहाँ से हमने इंटेस्टाइन का जो हिस्सा निकाला उसको स्टेपलर द्वारा जोड़ दिया जाता है। उसी तरह मान लीजिए किसी आंतों के हिस्से में एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी की वजह से रेक्टम जो होता है वो नैरो हो गया है, और पेशेंट को कब्जे की शिकायत और स्टूल पास करने में शिकायत और दर्द की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें उस हिस्से को जो हिस्सा ख़राब हो गया है, जैसे पाइप है उसका बीच का हिस्सा 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का ख़राब हो गया है, तो उस पूरे हिस्से को रिमूव करके ऊपर और नीचे के हिस्से को आपस में जोड़ दिया जाता है। साइंटिफिकली इस सर्जरी को सेगमेंटल रिसेक्शन बोलते हैं, और ये भी आजकल स्टेपलर द्वारा संभव होती है। इस केस में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की पूरी सर्जरी हम दूरबीन से ना कर पाएँ और हमें पेशेंट का पेट खोलना पड़े और ये सब चीज़ें करनी पड़े ताकि पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। तो जो इतने सिवियर केसेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस होते हैं उसमें इस तरह का करने की ज़रूरत पड़ जाती है। डेफिनेटली अगर इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, सर्जरीज लंबी चलती हैं, पेशेंट का स्टे लंबा होता है, और ओपन सर्जरी में स्पेशली, और कई बार पेशेंट को अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है तो पेशेंट को इंटेंसिव केयर की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो पर लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि अगर सर्जरी अच्छे से हुई है तो ये सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की जो आंतें होती हैं वो हेल्दी होती हैं, उसके अंदर सिर्फ एक हिस्सा नैरो हो गया है, सिर्फ इतना ही होता है। आंतों में दूसरी कोई बीमारी, इन्फेक्शन या कैंसर जैसा कुछ नहीं होता, ना ही पेशेंट की उम्र ज़्यादा होती है कि आउटकम्स अच्छे नहीं आएंगे। तो जनरली एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी में अगर हम ये सब करते हैं तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस लेस देन 5% होते हैं। 95% केसेज में सर्जरीज जो होती हैं वो सक्सेसफुल होती हैं,
बट हाँ, डेफिनेटली हमें पेशेंट को ये सब कॉम्प्लिकेशंस बतानी पड़ती हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो किसी में भी हो सकती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा पेशेंट ठीक रहेगा और कौन से पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव अ गुड आउटकम, दैट आई कैन एश्योर यू। आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेफ हैंड्स में हैं, एक्सपर्ट हैंड्स में हैं। तो इस तरह से हमें जब एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करते हैं तो मल्टीपल लोगों को, पेशेंट को कंप्लीट क्लियरेंस देने के लिए इन्वॉल्व करना होता है। फिर अब आता है कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में आईवीएफ किस तरह से किया जाता है। जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स होते हैं, जब उनकी सर्जरी हो जाती है या सर्जरी करने के पहले पेशेंट का एएमएच इवैल्यूएट किया जाता है और ये देखा जाता है कि अगर हम आईवीएफ करेंगे तो पेशेंट को एग्स कितने मिलने के चांसेस हैं। तो एएमएच हमें एक आइडिया दे देता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी, जिससे हमें बिल्कुल बहुत क्लियरली आइडिया हो जाता है कि पेशेंट के एग्स जो हैं वो कितने मिलने वाले हैं। तो जनरली अगर मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट का जो एएफसी या एंट्रल फॉलिकल काउंट है, अगर वो बहुत लो है, तो मैं पेशेंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके आईवीएफ में कंसीव होने के चांसेस 20% से ज़्यादा नहीं हैं, और अगर आप ये चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप एग डोनर्स पर ऑप्ट कर सकते हैं। आप पहले एक बार अपने एग से ट्राई कर लीजिए। अगर आपके एग से आपको कंसेप्शन नहीं होता है तो आपके जैसे पेशेंट्स में एग डोनर से आईवीएफ करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिसीजंस फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉट अनकॉमनली पेशेंट के मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स होते हैं पहले, और फिर मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स के बाद भी पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप ये देख लीजिए कि आप सेल्फ एग से आईवीएफ करवाना पसंद करेंगे या फिर हम आपकी एग डोनर से साइकिल करें। तो जैसा भी पेशेंट चूज़ करता है उसको उसके हिसाब से रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए जाते हैं और पेशेंट का आईवीएफ किया जाता है। बहुत कॉमनली आईवीएफ के पेशेंट्स के अंदर डिजीज़ बर्डन को कम करने के लिए, चलो हमने सारी डिजीज़ तो हटा दी, सर्जरी कर दी, उसके बाद पेशेंट का यूट्रस जो होता है वो बड़ा होता है, जिसको कि हम एडिनोमायोटिक यूट्रस या बड़ा यूट्रस कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर एडिनोमायोसिस भी हमें ट्रीट करना पड़ता है, यूट्रस का बल्क हमें रिड्यूस करना पड़ता है, तभी हमें पेशेंट के आईवीएफ में रिजल्ट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। और अगर पेशेंट का यूट्रस एडिनोमायोटिक होता है तो आईवीएफ के रिजल्ट्स एडिनोमायोटिक यूट्रस की वजह से भी कम हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स में आईवीएफ के आउटकम्स कैसे होते हैं। तो आईवीएफ के आउटकम्स जो हैं पेशेंट के, अगर पेशेंट का यूट्रस हेल्दी है और पेशेंट का एएमएच नॉर्मल है तो पेशेंट के आईवीएफ आउटकम्स जैसे दूसरे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स के रहते हैं वैसे ही रहते हैं, एंड सर्जरी कराने से आईवीएफ के रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं। थैंक यू।